पुलवामा हमले की दहशतगर्दाना हमले की चार जानिब से मजम्मत की जा रही है और इस हवाले से मीटिंग का भी दौर जारी है। सीसीएस मीटिंग का इनेकाद दिल्ली में किया गया और उसके बाद मरकजी वजीर अरुण जेटली की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। उनकी जानिब से कहा गया कि 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई इस मीटिंग में और साथ ही साथ कहा कि कई स्टेप्स लेने की बात कही गई है। इस मीटिंग में सभी तरह के डिप्लोमेटिक स्टेप्स लिए जाएंगे इस मीटिंग में और जिन लोगों ने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अरुण जेटली की जानिब से कहा गया कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा जो पाकिस्तान को दिया गया है उस दर्जे को वापस लेने की कवायद भी शुरू हो गई है। और हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू जुड़ चुके हैं दिल्ली स्टूडियो से, उनसे बातचीत करेंगे। शैलेंद्र वांगू, जिस तरीके से मरकजी वजीर अरुण जेटली की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी सुनी होगी, जिस तरीके का जिक्र उन्होंने किया कि जो जितने डिप्लोमेटिक स्टेप उठाए जा सकते हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ वो उठाएंगे। जी बिल्कुल, आज अब से कुछ देर पहले ही जिस तरह से वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि मल्टीपल लेवल्स पे कदम उठाए जाएंगे। सबसे पहले तो पाकिस्तान का जो मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस है उसको फिलहाल विड्रॉ कर लिया गया, तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन साफ है कि ट्रेड पर इसका सीधा असर होगा, यानी कि दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड होता है उस पर सीधा असर होगा। हालांकि भारत ने ये स्टेटस पाकिस्तान को 1994 में दिया था, लेकिन पाकिस्तान ने अब तक इसको रेसिप्रोकेट नहीं किया और ये भारत को स्टेटस नहीं मिला था। साथ ही साथ मल्टीपल लेवल्स पर, इंटरनेशनल लेवल पर भी पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए विदेश मंत्रालय कदम उठाएगा, जिस तरह से वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा। और साथ ही साथ ये भी कहा, आपने सुना होगा प्रधानमंत्री मोदी ने अब से कुछ देर पहले कहा कि जो आतंक के सरपरस्त हैं उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है और उनकी बहुत बड़ी कीमत अब उन्हें चुकानी होगी। तो कहीं ना कहीं इशारा साफ है कि सरकार की मंशा क्या है। आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह कश्मीर दौरे पर हैं और कश्मीर से लौटने के बाद कल वो एक ऑल पार्टी मीटिंग करने वाले हैं दिल्ली में, और कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां पर सभी पार्टियों को एक मंच पर लाकर सरकार की मंशा बता दी जाएगी कि सरकार क्या करने का सोच रही है। हालांकि प्लान अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, लेकिन माना जा रहा है कि एक कड़ा इसका जवाब दिया जाएगा उन तमाम लोगों को, और जो उनके समर्थक हैं इशारा साफ है कि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वो कार्रवाई क्या होगी देखने वाली बात होगी, लेकिन हमारे सूत्र ये बताते हैं कि फिलहाल पुलवामा के कई गांव में, करीब 15 ऐसे गांव हैं जहां पर इस वक्त कासो चल रहा है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और वहीं साथ ही साथ अब देखना ही होगा कि जो कार्रवाई है वो बॉर्डर के अंदर होगी या बॉर्डर के पार भी ये कार्रवाई हो सकती है, अपने आप एक बड़ा सवाल है। लेकिन पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों में कुछ ऐसे मेजर्स अनाउंस किए जा सकते हैं भारत के द्वारा इंटरनेशनल लेवल पर उसको अलग थलग करने के लिए, और साथ ही साथ ट्रेड पर भी अब फिलहाल इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। वहीं कश्मीर में जो ऑपरेशंस हैं उनका भी और तेज किया जा सकता है। जी शैलेंद्र, जिस तरीके से मरकजी वजीर अरुण जेटली ने कहा कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो दर्जा जो दिया गया है पाकिस्तान को उसे वापस लिया जाएगा, मोस्ट फेवर्ड नेशन के ताल्लुक से बताइए कि ये किस तरीके का दर्जा है और किसी मुल्क को ये कब दिया जाता है और कैसे दिया जाता है? देखिए, मोस्ट फेवर्ड नेशन एक टेक्निकल टर्म है। जो भी देश वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स होते हैं उनको मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया जाता है। भारत ने पाकिस्तान को यह दर्जा 1994 में दिया था। उसका फायदा यह होता है कि जिस देश को आप मोस्ट फेवर्ड नेशन देते हैं उस देश को आप रियायतें देते हैं ट्रेड में, यानी कि जो बाकी सदस्य होंगे, जो बाकी मेंबर कंट्रीज होंगी, और उस मोस्ट फेवर्ड नेशन के साथ आप कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, इक्वल ट्रीटमेंट सबके साथ होगा। लेकिन इसकी जो टेक्निकल टर्म है, जो ये कहीं ना कहीं लगता है कि किसी पॉलिटिकली ऐसा लगता है कि किसी नेशन को हम फेवर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन इसका जो इंपैक्ट है वो सीधा ट्रेड पर होगा। आपको बताना चाहूंगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में करीब $2 बिलियन का ट्रेड है, तो उस पर माना जा रहा है कि सीधा असर इसका होगा, और जिस तरह से रियायत मिलती है पाकिस्तान को ट्रेड में, उस पर असर, इसका सीधा असर होगा। लेकिन एक दिलचस्प बात यह भी है कि आज दिन तक पाकिस्तान ने यह दर्जा भारत को नहीं दिया है। कारण कहीं है पॉलिटिकल कारण में माना जाता है कि पाकिस्तान इस टर्म को पसंद नहीं करता, इसलिए उसने शायद यह दर्जा नहीं दिया है। वही शैलेंद्र वांगू रोकना चाहेंगे, प्रकाश जावड़ेकर क्या कुछ कह रहे हैं, सुन नहीं जाएगा और जबरदस्त कार्रवाई होगी, इसके और इंगित किया है राजनाथ जी ने और अरुण जेटली जी ने। तो पूरे देश का भरोसा है और पाकिस्तान को सबक मिलेगा। आज मैं चित्तौड़गढ़ में आया हूँ, राणा प्रताप की भूमि में आया हूँ, तो यहाँ आज प्रबुद्ध सम्मेलन था हमारा, वहाँ हम श्रद्धांजलि देंगे। आज कोई सार्वजनिक कार्यक्रम हम नहीं करेंगे,
और पूरे लोग पूरे तैयारी में है, और जो भी शहीद हुए उनको हम विनम्र श्रद्धांजलि दे रहे हैं। राजस्थान के भी 5 जाबाज सिपाही इसमें है, तो उनके लिए भी श्रद्धांजलि, और देश भर के इतने नौजवान और जो सेना के जवान सिख। तो प्रकाश जावड़ेकर मरकजी वजीर मीडिया नुमाइंदों से मुखातिब थे। इस मौके पर उन्होंने खराज अक़ीदत तमाम शुहदा को पेश किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज किसी तरह का प्रोग्राम का इनेकाद नहीं किया जाएगा और ना ही उस तरह के प्रोग्राम में शिरकत की जाएगी। सिर्फ और सिर्फ मुल्क दुश्मन जो अनासिर हैं उन्हें नेस्तो नाबूद करने की जो कवायद शुरू हुई है उसका एजेंडा और उसका लाहेअमल तय किया जाएगा और उस पर एक्शन लिया जाएगा। तमाम जो सरकारें हैं, तमाम जो लीडरान हैं वो एक्शन में नजर आ रहे हैं। शैलेंद्र वांगू, आपने भी प्रकाश जावड़ेकर की बात सुनी। इसी तरीके से वजीर आजम नरेंद्र मोदी कुछ देर कब्ल मुखातिब थे। उन्होंने कहा कि जो तमाम जो सियासी पार्टियां दहशतगर्दाना हमले के बाद सियासी हमला ना करें बल्कि मिल बैठकर आज मुल्क के साथ जिस तरीके से ये हादसा पेश आया है, वाकया पेश आया है, सब एक साथ हों, इसलिए कल ऑल पार्टी मीटिंग का भी इनेकाद किया जाएगा। यानी तमाम चीजों को कहा कि एक साइड रख दीजिए और सिर्फ दहशतगर्दाना हमले का जवाब कैसे दिया जाए इस ताल्लुक से मिल बैठकर बात किया जाए। जी बिल्कुल, ये मौका ऐसा ही है जहां पर सभी पार्टीज को, पूरे देश को एकजुट होना होगा आतंकवाद के खिलाफ। कल जिस तरह से निशाना बनाया गया और अपनी तरह का एक पहला ऐसा कार सुसाइड बॉम्बिंग जिस तरह से हुई है कल कश्मीर में, ये अपने एक पहला ऐसा अटैक है जहां पर एक हेवीली RDX लेडन कार जो है उसने कॉन्वॉय को टक्कर मारी, जिसके बाद काफी नुकसान हमारे एंड पर हुआ है। लेकिन ऐसे में जब इस तरह के हालात हो तो पूरा देश एकजुट हो जाता है। जिस तरह के सेंटिमेंट्स इस वक्त देश में है वो कहीं ना कहीं याद दिलाते हैं इससे पहले जो उरी में जो हमला हुआ था, पठानकोट में जो हमला हुआ था, एक बार फिर उसी तरह की ये हमलों की याद दिलाते हैं और जो हमारे जवान शहीद हुए हैं। तो ऐसे में जो तमाम जज्बात हैं पूरे देश के, सरकार उस बात को समझती है। इसीलिए आज एक हाई लेवल मीटिंग सुबह 9:15 बजे हुई थी जिसे CCS कहा जाता है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए थे, तमाम आला जो मंत्री हैं इस बैठक में शामिल हुए थे और उसमें यह तय किया गया कि पाकिस्तान को इंटरनेशनली अलग थलग भी किया जाएगा और साथ ही साथ जो भी लोग और जो उनको समर्थन देते हैं इस हमले के पीछे थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, जल्द कार्रवाई होगी। लेकिन कार्रवाई क्या होगी इस वक्त फिलहाल उस पर अभी फिलहाल सीक्रेसी है, लेकिन माना जा रहा है कि एक कड़ी कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ होगी। और अब इंतजार इस बात का करना होगा कि कल जब ऑल पार्टी मीटिंग होती है उसमें सरकार की तरफ से क्या मंशा, क्या रुख दिखाती है सरकार कल की ऑल पार्टी जो मीटिंग होने वाली है कल दिल्ली में। जी शैलेंद्र, कश्मीर को काफी करीब से आपने देखा है और रिपोर्टिंग भी वहां पर की है और साथ ही साथ होम मिनिस्ट्री से की रिपोर्टिंग भी आप करते हैं। अगर बात की जाए किसी अगर सिक्योरिटी एजेंसियों की जानिब से अगर अलर्ट जारी किया जाता है और 8 फरवरी को जिस तरीके से IED धमाके का अलर्ट जारी किया गया था लेकिन उस जानिब कोई तवज्जो जाहिर सी बात नहीं दी गई, तभी दहशतगर्दाना हमला हुआ। अगर सिक्योरिटी एजेंसीज की जानिब से अलर्ट जारी किया जाता है तो उसको कितनी संजीदगी से लेने की जरूरत है, क्या कुछ आपका तजुर्बा कहता है? देखिए, जब भी कभी इस तरह का हमला होता है उसके तुरंत बाद ऐसी खबरें आती हैं कि इस तरह के अलर्ट जारी किए गए थे। 8 फरवरी को एक अलर्ट जारी किया था, 11 फरवरी को भी अलर्ट जारी किया गया था। कश्मीर में कुछ एक दिन मनाए जाते हैं इन दिनों में, खासतौर से एक आतंकी जिसने पार्लियामेंट पर हमला किया था उस पर भी, उसका भी एक दिन मनाया जाता है कश्मीर में। तो ऐसे में इस तरह के अलर्ट्स आते रहते हैं। लेकिन जब भी इस तरह के हमले के बाद सवाल खड़े होते हैं तो ये भी सवाल सामने से आता है कि ये अलर्ट स्पेसिफिक नहीं था, ये नहीं पता था कि हमला कहां होगा। लेकिन इसमें आपको बताना चाहूंगा सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमले की तैयारी बहुत पहले से की जा रही थी और हमले के लिए चुना भी उस कॉन्वॉय को गया जो कि बहुत लंबा कॉन्वॉय था जिसमें करीब 70 के आसपास गाड़ियां थी और करीब उसमें 2500 जवान थे। तो इसका नुकसान और ज्यादा हो सकता था कि अगर ऐसी एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा गाड़ियां अगर होती तो ज्यादा नुकसान हो सकता था। तो ऐसे में अलर्ट जाहिर है जरूरी होता है सिक्योरिटी फोर्सेस को बताने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं जब जिस तरह से प्लानिंग हुई है कश्मीर में इस हमले को अंजाम देने के लिए, जिस तरह से RDX इकट्ठा किया गया है, गाड़ी तैयार की गई है, सुसाइड बॉम्बर को तैयार किया गया, ये अपने आप में एक बड़ा लैप्स जरूर है कि क्यों सिक्योरिटी अलर्ट के बावजूद इस तरह की गतिविधि कश्मीर में हो पाई। हालांकि हमारे सोर्सेज ये कहते हैं
कि इस हमले के तुरंत बाद तमाम जो वहां पर फोर्सेस हैं, चाहे आर्मी हो, बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, तमाम जो फोर्सेस वहां पर मौजूद हैं और खासतौर से जेएंडके पुलिस, वो इस बात में अब जुट गई है, इस बात की तलाश, इस बात की जांच करने में कि इतनी बड़ी तादाद में आरडीएक्स को कैसे इकट्ठा कर पाए आतंकी उनकी जानकारी के बिना, और इस हमले को अंजाम देने के लिए जिस तरह से पहले से तैयारी की जा रही है। हालांकि आरोपी जिसे कहा जाता है रोड ओपनिंग पार्टी, वो भी मौजूद थी, उसके बावजूद इतना बड़ा हमला हो जाता है जिसमें इतनी बड़ी तादाद में हमारे जवान शहीद हो जाते हैं, तो अपने आप में एक बड़ा झटका जरूर है सुरक्षा एजेंसियों के लिए। लेकिन अब देखना यह होगा कि इस हमले का अंजाम क्या होता है और खासतौर से पाकिस्तान को इसका जवाब कैसे दिया जाता है। जी शैलेंद्र, लेकिन सिक्योरिटी की चूक जाहिर सी बात हुई है, लेकिन एनएच पर, हाईवे पर इस तरीके का हमला होना जाहिर सी बात है, ये इस तरफ इशारे देता है कि भारी सिक्योरिटी की चूक रही, जिसकी वजह से कोई लाएअमल तैयार नहीं किया गया। और एक सवाल और कि अगर किसी गाड़ी में मादा खेज, धमाका खेज मादा अगर लदा हुआ है तो वो जाहिर सी बात है रोड के रास्ते ही निकल रही है। वहां पर हमने देखा है कि एनएच पर भी सिक्योरिटी एहलकार की तैनाती होती है, वो जगह जगह वो चेकिंग करते हैं, चेक पोस्ट बने हुए होते हैं। फिर इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स कैसे हो सकता है? देखिए, जाहिर तौर पर एक बड़ा सिक्योरिटी लैप्स तो है ही। आपको बताना चाहूंगा, कश्मीर में जिस तरह की सिक्योरिटी रहती है और खासतौर से कॉन्वॉयज को लेकर, वहां पर रोज सुबह एक ड्रिल होती है जिसे रोड ओपनिंग पार्टी कहते हैं, जिसपे पूरे एरिया को सैनिटाइज किया जाता है, पूरे रोड पे देखा जाता है कहीं कोई माइन तो नहीं है, कोई घात लगाकर तो नहीं बैठा हुआ है। इसलिए रोड को खोला जाता है मूवमेंट के लिए, और ये वो हाईवे है जो जम्मू को कश्मीर से कनेक्ट करता है। लेकिन जिस तरह कल ये हमला हुआ है, उसे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि लैप्स कहीं ना कहीं जरूर हुआ है, और जिस तरह से इंफॉर्मेशन पास की गई है कि ये कॉन्वॉय यहां से गुजरेगा और कहां पे इसको टारगेट किया जा सकता है जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हो, तो कहीं ना कहीं ऐसी जानकारी है जो आतंकियों के पास थी, जैश के पास जानकारी थी। और ये भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि इसमें जिस तरह से जैश ए मोहम्मद ने कल क्लेम किया कि अटैक उन्होंने करवाया है कश्मीर में, और एक लोकल टेररिस्ट। शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली स्टूडियो से। शैलेंद्र, हमने देखा कि कई ममालिक इसी तरीके से कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान पहले ही अलग थलग था, आखिर क्यों पाकिस्तान इस तरह की नापाक हरकतों से बाज नहीं आता है, जिसकी वजह से नुकसान दूसरे पड़ोसी ममालिक को होता है? क्यों आखिर पाकिस्तान अपने ममालिक में हुए, अपने मुल्क में हुए दहशतगर्दाना हमलों से क्यों नहीं सबक लेता है कि इस तरह की कार्रवाइयां नहीं अंजाम देनी चाहिए? देखिए, ये पाकिस्तान की पॉलिसी रही है कि वो आतंकवाद को एक स्टेट पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल करता है, और याद से नहीं, ये कई सालों से, करीब 25 सालों से ये पाकिस्तान इस तरह के संगठनों को लगातार संरक्षण दे रहा, और ये एक संगठन नहीं है, मल्टीपल टेरर आउटफिट्स हैं जो पाकिस्तान की जमीन पर खुलेआम ऑपरेट भी करते हैं, फंड्स भी जनरेट करते हैं, और यहां तक कि उनको लीगलाइज करने के लिए, उनको मेन स्ट्रीम में जोड़ने के लिए उनको पॉलिटिक्स के जरिए चुनाव भी लड़वाया जाता है। ये भी साफ है। तो कहीं ना कहीं ये देखना जरूरी होगा कि इस हमले के पीछे, पिछले हमलों की तरह ये माना जा रहा है कि इस हमले के पीछे भी आईएसआई का हाथ हो सकता है, और आईएसआई जिस तरह से लगातार सपोर्ट कर रही है टेरर आउटफिट्स को, आपको याद होगा उसामा बिन लादेन को भी पाकिस्तान के एबटाबाद में ही मार गिराया गया था अमेरिका द्वारा। तो ऐसे में इस तरह के टेरर आउटफिट्स, भले ही वहां पर सरकार कोई भी हो, नवाज शरीफ की सरकार हो, इमरान खान की सरकार हो, लेकिन वहां पर चलती सिर्फ आईएसआई की है, आर्मी की है। तो जब तक उस पर रोक नहीं लग पाएगी, जब तक आर्मी वहां पर इस तरह के ऑपरेशंस को, इस तरह के आतंकी संगठनों को पनाह देना बंद नहीं करेगी, तब तक इस तरह के हमले होते रहेंगे। और खासतौर से पहले भारत के लिए काफी मुश्किल था इंटरनेशनल कम्युनिटी को समझाना कि ये टेरर आउटफिट्स पाकिस्तान बेस्ड हैं और किस तरह से वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अब दुनिया जानती है कि पाकिस्तान किस तरह से इन आतंकी संगठनों का इस्तेमाल करता है। और अब अमेरिका ने भी आज एक स्टेटमेंट जारी करते हुए, व्हाइट हाउस ने यह कहा है कि पाकिस्तान को अपने यहां पनप रहे आतंकवाद पर लगाम लगानी चाहिए, और वहां पर जो आउटफिट्स काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन जब तक पाकिस्तान को एक कड़ा सबक ना मिले, तब तक शायद वो इस तरह की हरकत करता रहेगा। और जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, पूरा देश अब एक बार फिर यह मांग कर रहा है कि ऐसा ही एक और ऑपरेशन अब जल्द ही होना चाहिए, ताकि पाकिस्तान को उसी की जबान में जवाब दिया जा सके। ठीक है, तो पाकिस्तान को करारा शिकस्त देने की बात सामने आ रही है। लगातार मुल्क के अवाम इस ताल्लुक से इजहार राय जो कर रहे हैं, इजहार ख्याल कर रहे हैं। शैलेंद्र, जिस तरीके से हमने देखा कि 78 गाड़ियां थी और तकरीबन 2500 सीआरपीएफ के जवान थे, जो कि मूवमेंट उनका था, क्या इतनी बड़ी तादाद में हमेशा की तरह मूवमेंट होता है? ऐसा ही रूटीन बना हुआ है कि एक जगह से दूसरी जगह सीआरपीएफ की मूवमेंट इतनी भारी तादाद में होती है? अगर थोड़ी
तादाद उनकी कम होती तो जाहिर सी बात है ये सिक्योरिटी लैप्स जो है ये नहीं होता, या फिर वो अगर उनकी तादाद कम होती तो इस तरीके का वाकया पेश नहीं आता। मूवमेंट में कमी, अगर राज्यपाल की बात करें, गवर्नर की बात करें जम्मू कश्मीर के, तो उनके जरिए कहा गया, एक बयान में मैं पढ़ रही थी उसमें ये उनके जरिए कहा गया कि इतना बड़ा मूवमेंट भी नहीं किया जाना चाहिए। देखिए, इस तरह के मूवमेंट के लिए सीआरपीएफ के पास स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर रहता है, जिसे एसओपीज कहा जाता है, और उनको फॉलो किया जाता है। आपको बताना चाहूंगा कि इस तरह के कॉन्वॉयज जम्मू कश्मीर में आम देखने को मिलते हैं, और खासतौर से जब इस तरह के कॉन्वॉय सड़क पे होते हैं जम्मू और कश्मीर के बीच में, तो उस रूट पर ट्रैफिक को रोक दिया जाता है। आम गाड़ियां कॉन्वॉय के साथ नहीं चलती हैं, ये एसओपी का पार्ट है। साथ ही साथ इतने बड़े पैमाने पे माना जा रहा है कि क्योंकि बहुत से जवान जो हैं वो लौटने वाले थे अपनी ड्यूटी पर कश्मीर में, छुट्टियों से लौटने के बाद वो वापस कश्मीर लौट रहे थे, लेकिन खबर यह भी है कि इन जवानों को बहुत पहले लौटना था कश्मीर, लेकिन वहां पे हालात ऐसे नहीं थे, और खासतौर से बर्फबारी के चलते भी इनका कश्मीर लौटना थोड़ा डिले हुआ, और ये दिन तय किया गया था कि इस दिन वो सड़क के जरिए वहां पर पहुंचेंगे। लेकिन अब सवाल ये भी खड़े किए जा रहे हैं कि अगर वहां पे हालात ऐसे हैं तो उनको सड़क के जरिए क्यों ले जाया गया, उनको एयरलिफ्ट भी किया जा सकता था इस तरह के माहौल में। लेकिन बड़ी बात यह है, बड़े झटके की बात यह है कि जिस तरह से हमला किया गया कॉन्वॉय के दौरान, सड़कों पर वो गाड़ियां, आम गाड़ियां नहीं रहती, सिविलियन कार्स नहीं रहती हैं, लेकिन इसके बावजूद एक ऐसी गाड़ी जो कि बारूद से लदी हुई है वो इंतजार कर रही है कश्मीर में उस कॉन्वॉय से गुजरने का, और उसके बाद इस हमले को अंजाम दिया जाता है। तो अपने आप में ये बड़ा लैप्स तो है ही, और इसमें एसओपीज क्या इसमें वायलेट हुए हैं नहीं हुए हैं ये जांच का विषय है, इस पर जांच होगी। जाहिर सी बात है, गवर्नर मलिक ने भी जो बात कही है कि इतना बड़ा कॉन्वॉय नहीं होना चाहिए था, ये जरूर सवाल खड़े करता है कि ये एक आसान निशाना बन सकता है आतंकियों के लिए, उन पर हमला करने के लिए। लेकिन एसओपीज ये कहते हैं कि रोड ओपनिंग पार्टी भी मौजूद रहेगी सड़क पर, जो सड़क रूट क्लियर करेगी, जिसके बाद कॉन्वॉय वहां से गुजरेगा। तो ऐसे में क्यों लैप्स हुआ, क्यों चूक हुई, और किस तरह से इंफॉर्मेशन पास हुआ, इन तमाम पहलुओं पर भी बातचीत होगी, जांच होगी, जिसके बाद सब निकल के सामने आएगा। लेकिन इसी बीच सरकार ने इस हमले को बहुत गंभीरता से लिया है, बहुत सीरियसली लिया है, इसलिए अब पाकिस्तान इस हमले के बाद अब जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। जी। तो इस वक्त तस्वीरें हम दिखाने अपने नाज़रीन को टीवी स्क्रीन पर, मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में इस हमले की शदीद मजम्मत की जा रही है, इस ताल्लुक से एहतजाज किया जा रहा है, और मसूद अजहर की तस्वीरों को, अलामती तस्वीर को इस वक्त जलाया जा रहा है, और सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। इनका कहना है कि हमारे जवान जो हमारे बीच नहीं रहे, इसका बदला हमें चाहिए। सरकार से बार बार अपील कर रहे हैं कि इस ताल्लुक से कार्रवाई की जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मोस्ट वांटेड टेररिस्ट मसूद अजहर की ये तस्वीर है जो जलाई जा रही है। मुल्क के अवाम के जरिए जबरदस्त गम और गुस्से की लहर देखी जा रही है, चप्पलों से उसकी तस्वीर को मारा जा रहा है। इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि सरकार इस हवाले से कार्रवाई करे।